अस्सलामुअलैकुम नाजरीनो सामीन। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम और आज के प्रोग्राम में हम फैसल खिलजी साहब के साथ डिस्कस करेंगे मौजूदा हालात मुख्तलिफ टॉपिक्स। अस्सलाम नाज़रीन, आपका अपना प्यारा फैसल खिलजी। आज हमारा टॉपिक पहला जो है ना वो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से है। तो सलमान भाई, ईरान अमेरिका जंग जो है वो किस नहज पे चल रही है और क्या सूरत हाल है, अब इसके बारे में नाज़रीन को बताएं जरा। जी, मैं अपने नाजरीनो सामीन को बताऊंगा कि जो ईरान अमेरिका जंग है ना वो अब अपने जो है कह लें कि थर्ड और फोर्थ फेज में दाखिल हो गई है। क्योंकि जो स्टार्ट में जंग की सूरत हाल थी वो ये थी कि दोनों फोर्सेस जो थी वो एक दूसरे के आमने सामने थी और एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए दोनों साइड से, जिसमें दोनों तरफ से जानी माली और जो है वो हर किस्म का नुकसान हुआ। लेकिन अब जो मामलात चल रहे हैं ना मौजूदा, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ कूतें शामिल हुई जिन्होंने बैठकर दोनों ममालिक की आपस में जो है तस्वीर की कोशिश भी की, जिसमें सबसे आगे फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कहने फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वजीर आजम साहब वो शामिल थे। उन सब ने कोशिशें की अपनी, और हमारे मुल्क इस्लामाबाद की जो कैपिटल सिटी है उसे ये कह लें कि मिला एक कह लें अच्छी बात है, कुछ शायद एजाज मिला उन्हें कि वहां पर बैठ के दोनों तरफ के जो है नुमाइंदे थे उन्होंने अपनी अपनी शरायत डिस्कस की और उसके बाद एक मुआहदा तय भी पा गया। लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा कि दोनों कहते हैं कि दूसरे फरीक ने जो है वो खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अब मामला जो है जंग ओपन वार नहीं है एक, लेकिन अपने अपने दाव पर हमले हो रहे हैं। तो इसमें अब नई एक हौसी जो है वो कूदे हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सऊदी तंसीबात पर हमले कर रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। अब ये खलीज में जो जंगें होती हैं ना उन्हें समझने के लिए कह लें कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे अफगानिस्तान में जंग होती रही वहां मुख्तलिफ फोर्सेस थी जो बटी हुई थी अपने अपने इलाकों के लिहाज से, अपने अपने जो है उनके कबाइल थे उनके लिहाज से, कोई ताजक थे, कोई उज़्बक थे, कोई जो है पश्तून थे। इसी तरह जो जंग हो रही है ना इस वक्त खलीज में, उसमें एक तो वो फोर्सेस हैं जो ईरान और अमेरिका है या इसराइल है एक मुल्क, तो लेकिन कुछ वहां के मुकामी लोग हैं जो अपनी ही हुकूमतों से तंग है। वो लबनान में भी हैं, वो शाम में भी हैं, वो सऊदी अरब में भी हैं, वो इराक में भी हैं, वो तमाम यूएई में भी हैं। तो वो जब उन्हें मौका मिलता है कि उनके अगेंस्ट जो है वो कोई फोर्सेस उनकी हुकूमत के अगेंस्ट आती हैं और उन्हें सपोर्ट करती हैं, तो वो उनकी मदद से उन अपनी हुकूमत के खिलाफ हमले शुरू कर देते हैं जिनसे वो खुश नहीं होते, इसलिए उसी बागी भी उनमें आते हैं। तो मेडिएटर्स जो पाकिस्तान और कतर थे वो अब क्या नजर नहीं आ रहे, जो हमले हैं उनका क्या रोल है, वो कोई बैक चैनल को डिप्लोमेसी चल रही है। जी, मैं उसके बारे में जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक जो कतर है या उसमें दूसरे मीडिएटर्स थे, अब उसमें एक बात ये भी सामने आई थी कि जब हमारे आर्मी चीफ वगैरह एक दौरे पे गए हुए थे ममालिक में यूरोपियन, तो वहां भी एक थ्रेट आया इसराइल की तरफ से कि हमला कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी फोर्सेस ने और हमारी कह लें कि हुकूमत ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद वो हमला करने का जो सोच भी ना सके। इसलिए जो ये ममालिक है ना मीडिएटर, इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि कतर में आपको पता है चल रही थी मीडिएशन दो पार्टीज के दरमियान, तालिबान और अमेरिका के, तो वो वहां पर हमला हो गया, वहां पर जो है वो बड़ी लड़ाई मची और बड़ा एक मामला बन गया। इसलिए मीडिएशन के दौरान जब पाकिस्तान में भी आपको पता है मीडिएशन हो रही थी, जो भी त्यारा आता था खास तौर पर ईरान की तरफ से जिसमें उनके नुमाइंदे होते थे, उनके वजीर खारजा होते थे और जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके और लोग शामिल होते थे, तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती थी। पाकिस्तानी कई जेट्स उनके साथ होते थे जो उन्हें सेफ वहां उतारते थे और लेके जाते थे। इसलिए जो मीडिएटर्स हैं, अब वहां जो भी शख्स दोनों पार्टीज में से उस पर कह लें कि अपना एतमाद बहाल करेगा तो मीडिएशन तो फिर ही होगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकती। तो अब ट्रंप के बयानात दोबारा आ रहे हैं जी, जंग रुकने जा रही है, वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई मुआहदा हो रहा है, ये आपके नॉलेज में है।
अच्छा, मेरे बिल्कुल नॉलेज में है। बात ये है कि जो अब जंगे हैं ना, हम तो कहने के एज ए तालिब इल्म ये पढ़ते हैं कि अब जो भी वॉर्स है ना आजकल की, वो ज्यादा गोली और बारूद से ज्यादा वो लोगों के जहनों की वॉर्स है। और उसे दूसरा कहते हैं कि एक फरीक दूसरे फरीक पर अपना असर रसूख ऐसे जमाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू चैनल्स, थ्रू डिप्लोमेसी, के वो दूसरा शख्स जो है जंग से पहले ही ये समझता है मैं तो इस बंदे से जंग या इस मुल्क से जंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, या अगर मैं जंग करूंगा तो मेरी तबाही तो सामने मौजूद है। इसलिए ट्रंप साहब ने अपने जो जंग के दौरान जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, मुख्तलिफ पैगामात के जरिए, मुख्तलिफ जो है लोगों यानी अपने फॉरेन मिनिस्टर जो है, अपने डिफेंस सेक्रेटरी, उसके जरिए मुख्तलिफ पैगामात दिए ईरान को। लेकिन ईरानी जो कह लें कि फोर्सेस थी, ईरानी जो वजीर आजम थे, ईरानी जो उनके हेड कर रहे थे सारे मामलात को, वो उन धमकियों से या उनसे ना डरे और उन्होंने उनका मर्दाना वार मुकाबला किया, जो अब नजर आ रहा है। तो ये जो ईरान अमेरिका जंग है, ये जो इंटरनेशनल मुश्ते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, उनका कोई इफेक्ट किया है इसने? जी जी फैसल साहब, मैं इसमें बताऊंगा आपको कि आजकल जो जंग है ना, वो सबसे ज्यादा जो उसका है ना वो इकोनॉमिकल इफेक्ट्स है अराउंड द ग्लोब। यानी ये नहीं कि एक मुल्क के लिए जो जंग में है या एक खित्ते के लिए। अब जो मामलात है, जो दुनिया की मईशत है, वो दूसरे मामलात के साथ साथ उन ममालिक से भी जुड़ी हुई है जहां से सबसे ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है। अब ऑयल की प्रोडक्शन को ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ईरान है उसकी जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो दूसरे सऊदी ममालिक और बेशमूल यूएई उनसे ज्यादा है। लेकिन वो अपना पाबंदियों की वजह से अपना ऑयल ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते। उसके जो खरीदार हैं वो वही ममालिक हैं जो यूएनओ की पाबंदियों के बावजूद जो है उससे ऑयल खरीद रहे हैं। और वो पाबंदियां कब से है? 1979 से, आज से नहीं है। जब वहां इंकलाब आया, वहां पर खमीनी इंकलाब आया 1979 से, उस वक्त से। अब उसके जो सबसे बड़े खरीदार हैं उसमें ईरान के जो है वो चीन है और साथ रूस है, रशिया है, या इंडिया भी कई दफा उन्हें कहता रहता है दे। हमारे मुल्क तक भी पाइपलाइन डाली गई लेकिन हमारी पाबंदियां आड़े आ गई और वो ना चल सकी। इसलिए दुनिया की मईशत पे सबसे जो बड़ी मईशतें हैं वो इस वक्त उसमें एक चीन भी शामिल है। अगर उसको ऑयल प्रोडक्शन जो ईरान कर रहा है उन्हें नहीं मिलेगी तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्शन पे तो असर मईशत पे पड़ ही रहा है दुनिया की, उन्हें भी पड़ने की वजह से तमाम दुनिया पे इफेक्ट होगा। चलें जी, देखते हैं जी ये ईरान अमेरिका जंग किस करवट बैठती है। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी जी जरूर। अच्छा, एक जो आई थी मंशियात के जो सिलसिले में कराची में एक अनमोल पिंकी नामी खतून पकड़ी गई। जी जी बिल्कुल। वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसको जो है ना कवरेज मिली, लेकिन अब काफी दिन हो गया वो सोशल मीडिया भी खामोश है और कोई खबर नहीं आ रही। आपके नॉलेज में कोई खबर है? मुझे कोई लगता है अखबार में कोई खबर आई है। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं अपने नाजरीनों सामीन को कि वो गिरफ्तारी उसकी कराची से नहीं हुई थी। गिरफ्तारी अनमोल पिंकी की लाहौर से हुई थी। वो लाहौर में अपना जो कराची के बाद अपना जो ड्रग डीलिंग का जो वो कह लें कि मजमूम धंधा है वो लाहौर में चला रही थी। और लाहौर में उसके घर में आलीशान एक बंगला था किराए पे उसने लिया हुआ, जिसमें बहुत से कह लें कि हाई फाई सोसाइटी के लोग वहां आते थे और अपनी जो कह लें मामलात मुख्तलिफ किस्म की उनकी कह लें कि जो फैसिलिटीज वो देती थी उन्हें जो इलीगल, उसमें वो मुलव्वस थे। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी उस अनमोल पिंकी को ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी और मुझे ऐसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब उसके खिलाफ जो है वो घेरा तंग हुआ, उसकी जो एक्टिविटीज थी वो इतनी ज्यादा हो गई क्योंकि वो सरेआम टिकटॉक पे भी और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी आकर अपना कहती थी कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, या ऐसी मेरे पास इख्तियारात हैं कि मैं सरेआम अपना मुलव्वस हूं धंधे में, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। तब उसको वो आ गई रेडार में
और उन्होंने गिरफ्तार हुई। और सबसे ज्यादा ये था उसमें कि वो जो उनके खरीदार थे उसके, वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नौजवान तलबा थे जो उन्हें वो बेचती थी। और उसने ना सिर्फ वो बेचती थी, उसने एक इंडस्ट्री लगाई हुई थी, अपनी जो विला था, अपनी कोठी थी, उसके अंदर ही वो जो ड्रग्स थे, जो कह ले आइस या और किस्म के ड्रग्स, जो आजकल तो जो ऐसे कह ले एडवांस ड्रग्स आ गए हैं, पिल्स आ गई हैं, वो उसे केमिकल मंगाती थी और अपने घर में तैयार करके बेचती थी। अनमोल पिंकी मुकदमे में कल होने वाली अदालती कार्रवाई के मुतल्लिक आप कुछ नाज़रीन को बताएं, अदालत ने क्या कहा है? असल में जो अदालती कार्रवाई है ना, आम नाजरीनों सामीन को समझने के लिए थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि जो भी FIR दर्ज होती है ना, उसमें पाकिस्तानी कानून में ये लिखा हुआ है कि सबका रिमांड एक ही दफा लिया जाएगा। अब मुख्तलिफ अगर उसके खिलाफ मुकदमात हैं तो पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून, यानी जिसे ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, जो मुकदमात को फौजदारी डील करता है, उसमें ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के खिलाफ 50 पर्चे हैं या 10 FIRs हैं, उसमें एक का रिमांड एक वक्त ले लिया जाए और दूसरे का रिमांड फिर ले लिया जाए। अगर एक शख्स जो है वो जिस्मानी उसका रिमांड मुकम्मल हो जाता है, वो जेल चला जाता है, तो दूसरा मुकदमे में रिमांड लेने के लिए पहले उस तफ्तीशी अफसर को, अदालत को ये मुतमिन करना पड़ेगा कि आया कि ये मुकदमा अगर पहले ही दर्ज था तो इसमें रिमांड क्यों नहीं लिया गया। अब इसी जो तफ्तीश है उसका यही सूरत हाल है। और दूसरी इसमें बात यह है कि जब भी कोई मुलजम किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो जाता है तो फौजदारी कानून के मुताबिक उसका जो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का फिजिकल रिमांड हो सकता है, और उसके बाद वो जुडिशल चला जाएगा, और उसके बाद उसका चलान, जो जिसे कहते हैं मुकदमा जब चलना है, वो 15 दिन के अंदर इंटरम चलान या फाइनल चलान, कानून ये कहता है कि तफ्तीशी मुकदमा हर सूरत अदालत में पेश करेगा। अब जो अनमोल पिंकी के मुकदमात हैं वो एक कह लें कि जो पाकिस्तान की तारीख है ना, जिसमें मंशियात के केसेस चल रहे हैं, उन मंशियात के केसेस में से वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड केसेस है, क्योंकि उसके खिलाफ ना सिर्फ मंशियात बेचने के चार्जेस हैं, बल्कि जो मॉडर्न साइंटिफिक डिवाइसेस से मंशियात जो बनाते हैं ना, उसके केसेस भी हैं। अब उसके चलान बनाने के लिए, उसे गुनाहगार ठहराने के लिए अब कानून जो ये ज़ाब्ता फौजदारी है और दूसरा जो है एंटी नारकोटिक्स एक्ट है, या जो है वो CNSA है, उसमें जो दफात में अमेंडमेंट्स भी की गई, उसमें मुख्तलिफ कवानीन में बताया भी गया। अब ये देखना ये है कि जो वो मंशियात सेल कर रही थी, जो फॉर्म थी या किस्म थी, जैसे हमारे एक मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं, वो कहते हैं कि शराब खुदा ना खास्ता वो उसका और जो दूसरे लिक्वर है उसमें फर्क है। इस तरह जो वो मंशियात बेच रही थी ना किस्म, अब वो ये देखना है कि CNSA के एक्ट में वो फॉल भी करती है या नहीं। तफ्तीशी को ये भी मुश्किल है चलान बनाने में, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कि कोर्ट उस बंदे को सजा दे ही नहीं सकती जिसने जो मंशियात बेची है वो उस काइंड में ना आती हो जो कानून साजी हुई है। इसीलिए जो कल एक अदालत में चली है ना उसकी कार्रवाई, जो अनमोल पिंकी की, उसमें वो जज साहब का कहना यह था कि आप इसको लाएं और इसके चलान पेश करें, नहीं तो वो एक टर्म होती है कि वो दोबारा उसे भेज देते हैं थाने में कि जब तक इसका चलान नहीं आएगा तो ये मुलजम थाने में ही रहेगा, इसका चलान लेके आओ तो फिर इसे मैं जेल दोबारा भेजूंगा। ठीक है, तो वो अब ये आपस में जो कोर्ट की और तफ्तीशी की ये मामला चल रहे हैं कि चलान क्यों नहीं जमा हुए, और अगर मजीद मुकदमात में इसका रिमांड लेना चाहते हैं तो उसकी वजह तो बताएं। जब गिरफ्तार हुई थी तो उस वक्त सब मुकदमात में चलान क्यों नहीं लिया गया। इसलिए ये एक कह लें कि पाकिस्तानी तरीका, मैंने पहले भी बताया कि अनमोल पिंकी एक मॉडर्न जो कह लें कि मंशियात की डीलर है, और उसने नई जो है वो प्रोडक्ट्स ईजाद की थी जिससे लोगों को मंशियात के नशे पर लगा रही थी। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी अदालतें मंशियात जैसा मकरूह धंधा करने वालों को करार वाकई सजा दें। सलमान भाई, एक वाकया डेरा गाजी खान के इलाके शारण लुंड के करीब जमील खान लुंड सीनियर एडवोकेट की शहादत के बारे की दसोगे जी। ये ना एक शारण लुंड नामी इलाका है, उसके करीब जो कह लें कि हाईवे है जिसे कहते हैं इंडस हाईवे,
उस पर जो जमील लुंड और उनका बेटा और भतीजा जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवारों ने आकर फायरिंग की है, जिससे जमील लुंड साहब जो है वो सीनियर कानूनदान थे, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं, और उनका बेटा और उनका भतीजा जो है रियाज खान लुंड वो जख्मी हुए हैं।